हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी एनटीए नेट से रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पीजीटी साइकोलॉजी 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, अब आज हम लोग पीजीटी साइकोलॉजी 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 15 फरवरी 2015 को आयोजित हुआ था। और अगर आपने पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी प्लेलिस्ट डाल रखी है और कंटेंट भी मैंने वहाँ पे दे रखा है, वहाँ से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है हल, बी है विलियम जेम्स, सी है टॉलमैन, डी है स्किनर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? प्रत्याशा सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, हल, विलियम जेम्स और स्किनर के क्या सिद्धांत हैं, में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसकी बात करें तो टॉलमैन की जो थ्योरी है उसको अंडर स्टिमुलस थ्योरी के अंतर्गत रखा है, यानी दीपक सिद्धांत के अंतर्गत इनको रखा गया है। साथ ही साथ इनकी थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है? साइन लर्निंग थ्योरी या और साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, इन दो नामों से और जाना जाता है। अब आपकी बात करें, जो इसमें पहला ऑप्शन था हल की जो थ्योरी है उसे सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने लर्निंग मेथड जो यूज़ किया है, लर्निंग मेथड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है या लॉजिकल डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है। अब विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स जो ऑप्शन बी में है, इनके मॉडल को कहा जाता है इंस्टिंक्ट मॉडल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से संबंधित है। और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपका स्किनर के थ्योरी को क्या कहा जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या एम्प्टी, और इन्होंने एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच दिया है। तो इस तरीके से क्या है, ये चार ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, किस शोध विधि में चरों का प्रत्यक्ष हस्तादि प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस शोध में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली? तो देखिए, ऑप्शन है आपका सहसंबंधात्मक शोध पहला, बी है प्रयोगात्मक शोध, सी है क्षेत्र अध्ययन, डी है अर्धप्रायोगिक शोध। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है आपका। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग जो है आईवी और डीवी के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो जो आईवी होता है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो रिसर्चर जो होता है उसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकता है, उसको घटा बढ़ा सकता है, और आईवी का इफेक्ट डीवी पर कैलकुलेट करता है। हो सकता है लिखने में कोई मिस्टेक हो स्पेलिंग, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसका मापन एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल ईपीपीएस द्वारा होता है? ऑप्शन ए है अभिक्षमता का, बी है अभिरुचि का, सी है सामाजिक अभिप्रेरक का, या डी है समायोजन का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अभिप्रेरक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक का मापन करता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं क्या है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए क्या है, जो ईपीपीएस है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन प्रोफेसर एलन एल एडवर्ड्स, यानी एलन एल एडवर्ड्स ने इसको डेवलप किया है। और इसका पूरा फुल फॉर्म है एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल इज ए फोर्स चॉइस ऑब्जेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, यानी कि ऑब्जेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। और इसका जो टारगेट है, यानी ये किस उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है? 16 से 85 साल के लोगों के लिए बनाया गया है, और कम से कम 45 मिनट इस टेस्ट को अप्लाई करने में लगते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मनोलैंगिक विकास के किस चरण से संबद्ध है? ऑप्शन ए है मुख्य अवस्था, बी है लैंगिक अवस्था, सी है जननेंद्रिय अवस्था, डी है अदृश्य अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंगिक अवस्था। इसे फैलिक स्टेज भी कहते हैं, जो कि 4 से 5 साल की अवस्था होती है, ठीक है। तो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसका कॉन्सेप्ट जो है सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी में देखा गया, ठीक है, उन्होंने दिया।
ये इन्होंने अपनी थ्योरी को 5 स्टेजों में बताया, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनेटल स्टेज। ठीक है, तो फैलिक स्टेज जो लैंगिक प्रधानावस्था है, 3 से 6 साल की अवस्था, कहीं कहीं 4 से 5 साल की अवस्था है, तो वहाँ पर ये बात की गई ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, Oedipus complex is a Freudian concept that describes a child's sexual desire for the parent of the opposite sex and a sense of rivalry with the parent of the same sex। यानी कि इसमें क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि जो कि बॉयज़ में पाया जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स को मातृ मनोग्रंथि बोलते हैं जो कि बॉयज़ में पाया जाता है। यानी ये कहता है कि हर लड़का अपनी माँ से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अपोजिट सेक्स की ओर। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ये लड़कियों में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो लड़कियों में पाया जाता है, और इसे हम बोलते हैं पितृ मनोग्रंथि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पितृ मनोग्रंथि। लड़की जो होती है अपोजिट सेक्स अपने पिता की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, अगर हम डिटेल में बात करें तो जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है कार्ल जुंग द्वारा लाया गया, और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है सिगमंड फ्रॉइड द्वारा लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्नविक्स अनुपात यानी ब्रुंसविक रेशियो द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन उत्तम ढंग से किया जाता है। ऑप्शन ए है रंग स्थिरता, बी है चमक स्थिरता, सी है आकार दूरी अपप्रसरण, डी है दृष्टिभ्रम। तो जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी चमक स्थिरता। चमक स्थिरता इसका सही ऑप्शन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्रुंसविक रेशियो जो है अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। देखिए चमक स्थिरता यानी प्रत्यक्षण स्थिरता, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स वेरी पी माइनस आर। इसका जो फार्मूला इन्होंने दिया था पी माइनस आर डिवाइड बाई ओ माइनस आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसमें देखिए, वेयर इन द केस ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल पी इक्वल टू परसीव्ड साइज, आर क्या है इमेज साइज है ऑन रेटिना, एंड ओ क्या है ऑब्जेक्टिव दैट इज एक्चुअल साइज। ठीक है, तो ये है आपका ब्रुंसविक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत को जाना जाता है। तो एरिक्सन, देखिए एरिक एरिक्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी जो थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और एरिक एरिक्सन को ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है ईगो साइकोलॉजिस्ट। तो इसको याद रखिएगा, ईगो साइकोलॉजिस्ट यानी अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये दिया गया है एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। एल्बर्ट बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तित्व का अंतःवैयक्तिक सिद्धांत, ये दिया है सुलिवान ने। ठीक है, व्यक्तित्व का अंतःवैयक्तिक सिद्धांत सुलिवान द्वारा दिया गया है, हैरिस्टेक सुलिवान द्वारा। और व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी जो है व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत, ये कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक लघुकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है तत्कालिक स्मृति, बी है प्रतिदिवसी, सी है सक्रिय, डी है कार्यकारी स्मृति। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, प्रतिदिवसी स्मृति। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये पूछा है कि कौन सा शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो टाइप नहीं है प्रतिदिवसीय स्मृति नहीं है। बाकी तत्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी है, सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव मेमोरी है, और कार्यकारी स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रवण संवेदन के कार्य का संचालन एवं नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन है अग्रपाली से, बी है पृष्ठपाली से, सी है संघपाली से, डी है मध्यपाली से। तो इसका जो सही आंसर है श्रवण संवेदन शंखपाली से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। श्रवण संवेदन क्या होता है, शंखपाली से होता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे माइंड में जो होते हैं 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो जो टेम्पोरल लोब है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो शंखपाली उसे हम लोग बोलते हैं, और श्रवण संवेदन यानी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से परसीव करते हैं। ऑसिपिटल लोब जो है हमारा ये विजुअल
इंफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। पैराइटल लोब जो हमारा होता है पृष्ठपाली, जैसे माफ़ कीजिएगा मध्यपाली, जिसे हम बॉडली सेंसेशन कह सकते हैं, बॉडली सेंसेशन के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है, पृष्ठपाली है, वो विजुअल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा संवेग की व्याख्या दैहिक उत्तेजना एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन के आधार पर की गई है? जेम्स लेंच सिद्धांत में, शेस्टर सिंगर सिद्धांत में, लिंडसे सिद्धांत में, या कैनन-बार्ड सिद्धांत में? तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता रहा हूँ आपको, शेस्टर सिंगर सिद्धांत में इस बात की गई है, दैहिक उत्तेजना एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर हम जेम्स लेंच के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने जैविक या दैहिक के बारे में बात की है, ठीक है। और लिंडसे सिद्धांत में इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन थ्योरी कहा जाता है। लिंडसे सिद्धांत की थ्योरी को एक्टिवेशन थ्योरी कहा जाता है। और कैनन-बार्ड का जो सिद्धांत है इसको हाइपोथैलेमिक थ्योरी कहा जाता है, यानी हाइपोथैलेमस होता है ना माइंड में, हाइपोथैलेमिक या हाइपोथैलेमस थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। या CNS बेस्ड थ्योरी है इनकी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेस्ड थ्योरी है। इसमें जरा 8 क्वेश्चन में डिस्कस मैं और करना चाहता हूँ। जो मध्यपाली है, मध्यपाली जो आपका होता है बॉडली सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मध्यपाली बॉडली सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पृष्ठपाली विजुअल के लिए, और अग्रपाली आपका है हाई थॉट और मोटर एक्टिविटीज़ के लिए, ये छूट गया था, हाई थॉट और मोटर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अग्रपाली। और जो शंखपाली है वो तो ऑडिटरी पर्पस से यूज़ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं 10। मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है, क्या है? मानव के व्यवहार का है, पशु के व्यवहार का है, संज्ञान एवं व्यवहार का है, या उपयुक्त सभी? तो देखिए, जो मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है उपयुक्त सभी का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, सब लगा लेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन 11 है, प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का दूसरा नाम है? ए है मूल प्रवृत्ति, बी है अध्ययन, सी है अनुकूलन, और डी है आदितीकरण। तो देखिए, जो प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का मतलब हुआ जो इंस्टिंक्ट है हमारा, जो जीनोटाइप है, जो हेरिडिटी है, उससे रिलेटेड इसका मतलब हुआ। तो इसका दूसरा नाम होता है मूल प्रवृत्ति, या जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। और जो हमारे इंस्टिंक्ट हैं वो क्या है? फूड है, थर्स्ट है, हंगर है, स्लीप है, डेफिकेशन है, यानी मलमूत्र त्यागना, ये सारी चीज़ें हमारे इंस्टिंक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च उपलब्धि उन्मुख व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा? पहला ऑप्शन है विद्यालयों में उच्च श्रेणी की प्राप्ति, बी है अपने व्यवसाय में सफलता अर्जित करना, सी है शीघ्र पदोन्नति, डी है कठिन कार्यों का चयन। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च उपलब्धि उन्मुख यानी कि हाई अचीवमेंट ओरिएंटेड व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, यानी हायर अचीवर जो होते हैं? तो हायर अचीवर जो पर्सन होते हैं उसमें कठिन कार्यों का चयन, जो ऑप्शन नंबर डी है, वो लागू नहीं होता। बाकी वो प्रमोशन जल्दी चाहते हैं, अपने व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, और विद्यालय में उच्च श्रेणी की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, विज्ञापन का मूल उद्देश्य होता है। अब विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या होता है? वस्तु का विक्रय करना, मनोरंजन करना, प्रसन्नता करना, या आकर्षण करना। देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्यों यूज़ किया जाता है? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, आंसर नंबर ए, यानी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ते समय शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ठीक है, अब दौड़ते समय की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है बृहद मस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। बृहद मस्तिष्क को हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लघु मस्तिष्क, ठीक है, लघु मस्तिष्क जिसे हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। और सुषुम्ना, शीर्ष और थैलमस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लघु मस्तिष्क, यानी कि दौड़ते समय शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? लघु मस्तिष्क। जो सेरेबेरम होता है ये दो पार्ट में होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। थैलमस किस काम आता है? थैलमस का जो काम है सेंसरी वर्किंग का काम करता है, संवेदी कार्यों को
करता है, सेंसरी वर्किंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, लघु मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संवेग के सक्रियकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी इमोशन। इमोशन जो है देखिए एक लैटिन वर्ड है जो इमोवियर से जनरेट हुआ है और इसका मतलब होता है टू एक्साइट, उत्तेजित करना। तो अब इसका जो ऑप्शन है देखिए है ऑप्शन लिंडस्ले है, बी है कैनन, सी है शेस्टर, डी है लेजारस या लिजरेस। तो इसका सही आंसर है जो सक्रियकरण सिद्धांत है वो लिंडस्ले द्वारा दिया गया है, एक्टिवेशन थ्योरी इसको बोलते हैं, जो कि लिंडस्ले द्वारा दी गई है। बाकी अगर हम लेजरेस की बात करें तो लेजरेस का जो सिद्धांत है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी है, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी या फिर संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत कहा जाता है इनकी थ्योरी को, ठीक है। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा मस्तिष्क तरंगों का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति का सक्रियकरण होता है। क्वेश्चन समझिए क्या है, जो अल्फा ब्रेन वेव्स हैं वो कब बनती हैं ब्रेन में, जब ब्रेन का सक्रियकरण अति निम्न होता है या उच्च होता है या सामान्य होता है या शून्य होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, अति निम्न। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर है, यानी कि अति निम्न का मतलब जब हमारा दिमाग आराम की अवस्था में होता है, जब हमारा दिमाग आराम की अवस्था में होता है तब अल्फ़ा वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। और अगर हम जब सामान्य अवस्था में होते हैं तो बीटा वेव्स जनरेट होती हैं, और जब उच्च अवस्था में होते हैं तो गामा वेव्स जनरेट होती हैं, यानी जो ब्रेन वेव्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा और थीटा, ठीक है, 4 या 5 तरीके की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, शून्य का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। देखिए बुद्धि लब्धि तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से रट ही डालिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय की बात हो रही है, ऑप्शन ए है टर्मन, बी है बिने, सी है कैटल, डी है ईस्टर्न। तो देखिए जब पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो सुझाव दिया ईस्टर्न ने, विलियम ईस्टर्न ने 1912 में। आईक्यू का सुझाव 1912 में विलियम ईस्टर्न दे चुके थे, लेकिन कॉन्सेप्ट, अगर बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट संप्रत्यय या फार्मूले की बात की जाए तो किसने सबसे पहले दिया था, सबसे पहले दिया था टर्मन ने 1916 में। यानी कि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा फार्मूला किसने दिया तो आईक्यू की बात की गई, किसने की, टर्मन ने की। सुझाव सबसे पहले किसने दिया, ईस्टर्न ने दिया। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर 17वां क्वेश्चन जो है टर्मन है और डी है ईस्टर्न। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो और बाकी जो बिने है, साइमन बिने का आपको पता ही होगा, इन्होंने जो है साइमन बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया था, और कैटल का 16 PF जो है क्वेश्चनेयर है। तो इसका जो सही आंसर है ईस्टर्न है, ईस्टर्न ने सबसे पहले सुझाव दिया था, संप्रत्यय दिया था। अगर क्वेश्चन में ये लिख के आता कि आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था तो टर्मन होता है इस केस में आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसने सर्वप्रथम निरर्थक पदों का प्रयोग अपने प्रयोगों में किया। निरर्थक पदों का, यानी कि पूछ रहा है नॉनसेंस सिलेबल, नॉनसेंस सिलेबल का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया। ऑप्शन ए है अंडरवुड, बी है एबिंगहॉस, सी है पीटरसन, डी है मर्डॉक। तो इसका जो सही आंसर है एबिंगहॉस ने अपने निरर्थक पदों का प्रयोग अपने प्रयोगों में किया, जिसे नॉनसेंस सिलेबल भी कहा जाता है, या और अगर हम बात करें तो CVC ट्राईग्राम भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, CVC ट्राईग्राम। CVC ट्राईग्राम का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट ट्राईग्राम, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट ट्राईग्राम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, संवेदी एवं पेशी स्नायु को जोड़ने वाली स्नायु है। ऑप्शन है एक्सॉन, बी है संधि स्थल, सी है कोशिका शरीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, जोड़ने वाली स्नायु इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 है आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि के संप्रत्ययों को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है फ्रायड, बी है एडलर, सी है मैस्लो, डी है एरिक्सन। तो देखिए इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी या श्रेष्ठता ग्रंथि की बात की है एडलर ने, अल्फ्रेड एडलर ने बात की है सुप्रियता, माफ़ कीजिएगा, श्रेष्ठता और हीनता ग्रंथि की। और इनके जो सिद्धांत हैं इनके सिद्धांत को कहा जाता है वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत।
इंडिविजुअल साइकोलॉजी, वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है इनके सिद्धांत को। फ्राइड के सिद्धांत के बारे में आपको पता ही है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहा जाता है। मैस्लो का नीड हायरार्किकल थ्योरी, एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। तो ये चारों एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर सी है, स्किनर ने किया। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। इन्होंने पुनर्बलन को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया, पुनर्बलन और दंड की कॉन्सेप्ट को इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया, सुना होगा आप लोगों ने, भूल एवं प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर। साथ ही साथ लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात इन्होंने की है, लॉ ऑफ एफर्ट की, इफेक्ट की बात की है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात की है। ठीक है, इस तरीके से 3 मेन लॉ भी इन्होंने दे रखे हैं। अब अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, SOR अप्रोच किसका है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म अप्रोच। तो SOR अप्रोच वुडवर्थ ने दे रखा है। और टॉलमैन की बात करें तो टॉलमैन का पता ही है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है टॉलमैन की ही दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, दृष्टि पटलीय प्रतिमा में परिवर्तन के बावजूद जब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रतिमा ज्यों की त्यों रहती है तो इसे कहते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ स्थिर हो जाए यानी ज्यों की त्यों हो जाए, तो ऑप्शन देखिए क्या है, प्रत्यक्षात्मक सतर्कता, प्रत्यात्मक सुरक्षा, स्थिरता या भिन्नता। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्थिरता, प्रत्यक्षात्मक स्थिरता। देखिए, ज्यों का त्यों का मतलब ही क्या है, स्थिरता। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सही आंसर का। कुछ क्वेश्चंस में देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, केवल कॉमन सेंस यूज़ करिए, ऑटोमेटिक वे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है अंडरवुड, बी है मिल्टन, सी है मिलर, डी है टुलविंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टुलविंग। टुलविंग जो है संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगर अंडरवुड की बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये जो है इन्फरेंस थ्योरी के अंतर्गत एक आता है, इन्फरेंस थ्योरी के अंतर्गत आता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये थ्योरी इन्होंने दी है, किन्होंने? अंडरवुड ने। ठीक है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन थ्योरी अंडरवुड ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसी संकाय या टास्क के सीखने के बाद समय बीतने के साथ व्यक्ति उसे भूलता जाता है, उसे किस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन ए है द्विकारक सिद्धांत, बी है संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत, सी है व्यतिकरण, डी है ह्रास सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, हाँ माफ कीजिएगा, जो द्विकारक सिद्धांत है पहला ऑप्शन, बी है सांकेतिक सिद्धांत, और सी है व्यतिकरण सिद्धांत, और डी है आपका ह्रास सिद्धांत। ठीक है, ह्रास सिद्धांत, डी है आपका ह्रास सिद्धांत। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर है, ह्रास सिद्धांत। और अगर हम 2 फैक्टर थ्योरी की बात करें तो ये मेल्टन इरविन की थ्योरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेल्टन इरविन की थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत। ये भूलने का सिद्धांत है, ये याद रखिएगा, विस्मरण का सिद्धांत है, ना कि स्मरण का। और अगर हम संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत की बात करें तो अभी जस्ट इससे पहले आया था, संकेताश्रित विस्मरण किसने दिया है? टुलविंग का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निरर्थक पदों का साहचर्य मूल्य किस मनोवैज्ञानिक ने निर्धारित किया? अब देखिए, निरर्थक पदों का साहचर्य मूल्य यानी ए है ग्लेज, बी है पोस्टमैन, सी है पोवियो, डी है टुलविंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लेज ने जो है निरर्थक पदों का साहचर्य मूल्य निर्धारित किया। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, लेजरेस द्वारा प्रतिपादित संवेग के सिद्धांत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो लेजरेस का जो सिद्धांत है सक्रियकरण सिद्धांत है, संज्ञानात्मक है, संगठनात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कार्ल रोजर्स के अनुसार प्रमुख अभिप्रेरणात्मक अवस्था कौन सी होती है? यानी पहला ऑप्शन ए है मेंटेनेंस नीड यानी अनुरक्षण आवश्यकता,
बी है उन्नयनकारी प्रवृत्ति, सी है इन्हांसमेंट या संवर्धन की आवश्यकता, डी है आत्म सम्मान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उन्नयनकारी प्रवृत्ति। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, प्रमुख अभिप्रेरणात्मक अवस्था कौन सी होती है कार्ल रोजर्स के अनुसार? तो ये उन्नयनकारी प्रवृत्ति जो होती है ये प्रमुख अभिप्रेरणात्मक अवस्था होती है। अब अगर हम बात करें आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, डोपामाइन परिकल्पना निम्नलिखित में से किस समस्या से संबंधित है? देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मनोविदालता, बी है व्यामोह, सी है अवसाद, डी है मनस्ताप। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो मनोविदालता है। मनोविदालता को हम लोग सीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, जो डोपामाइन हाइपोथेसिस है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है द डोपामाइन हाइपोथेसिस। द डोपामाइन हाइपोथेसिस इज हाईली रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द मेजर डायमेंशंस ऑफ सीजोफ्रेनिया। यानी ये सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड है, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स जो भी हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की स्टडी इसमें की जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो मोस्ट कॉमन और इजी क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन 30 है आपका, संतनन सुदृढ़ीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मेल्टन एवं इरविन, बी है म्यूलर, सी है म्यूलर एवं पिल्जेकर, और डी है मैकगास। तो इसका जो सही आंसर है म्यूलर एवं पिल्जेकर ने जो है इसको प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर सी, संतनन सुदृढ़ीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? म्यूलर एवं पिल्जेकर ने। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था, संवेग कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, जो कि इमोइवियर, लैटिन भाषा के इमोइवियर शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट या उत्तेजन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी और रेगुलर अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।